हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोस्टर एकेडमी एंड आई होप यू ऑल आर वेल एंड हेल्दी। आई एम श्वेता पांचाल और ये पार्ट 4 है हमारी जो सीरीज़ चल रही है उसका, और सीरीज़ है हमारी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पीजीटी पॉलिटिकल साइंस। पिछले कुछ ईयर्स में जितने भी पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं पीजीटी लेवल के सभी एग्जाम्स में, वो यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। कुछ क्वेश्चंस काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इसकी प्लेलिस्ट भी जाकर देख सकते हैं जहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, ठीक है, और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दी गई? यानी यहाँ पर आपके क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि वो कौन सा रूल है, वो कौन सा नियम बना जिसके थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि रूल कर रही थी भारत में, ठीक है, भारत की सत्ता हथियार रखी थी जिसने, अब वो जो सत्ता है, वो जो पावर है सारी, वो किसको दे दी गई है? ब्रिटिश साम्राज्य को। तो इसका आंसर देने से पहले मैं आपको कुछ फैक्ट बता देती हूँ। देखिए 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें काफ़ी हद तक एक तरीके से ये पता चल गया था कि इंडियंस जो हैं वो काफ़ी जागरूक हो चुके हैं और बगावत पर उतर आए हैं, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी उस चीज़ के लिए रेडी नहीं थी। लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके उन्होंने कंट्रोल में इस चीज़ को कर लिया। तो सबसे पहले उन्होंने ये जो चीज़ हुई थी 1857, ये फिर से रिपीट ना हो, इसके लिए उन्होंने थोड़ा सा सख्ती से कदम उठाए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत सरकार अधिनियम 1858। 1858 में रूल बनाए गए, नियम बनाए गए, ठीक है, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर है वो ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दी गई, यानी ब्रिटिश साम्राज्य ने उसको डायरेक्ट अपने कंट्रोल में ही ले लिया। अब बात आती है कि इसमें फिर हुआ क्या, क्या चेंजेस आए? तो पावर तो चेंज हुई ही, साथ के साथ जो अब तक चला रहा था गवर्नर जनरल का पद, वो हटा दिया गया और अब वायस राय का पद लाया गया। किसका? वायस राय का पद लाया गया, यानी पूरे भारत का एक वायस राय होगा जो कि ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि फर्स्ट वायस राय ऑफ इंडिया कौन रहा, यानी फर्स्ट वायस रॉय ऑफ इंडिया कौन रहा? तो यहाँ पर आपको आंसर लिखना है लॉर्ड कैनिंग। कौन? लॉर्ड कैनिंग। ये क्वेश्चन आपको बड़े ध्यान से याद कर लेना है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सावरकर जुड़े थे, इनमें से किस चीज़ के साथ जुड़े हुए थे सावरकर? और इनका पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर। तो क्योंकि ये जो सावरकर थे ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बहुत इम्पॉर्टेंट एक राष्ट्रवादी नेता थे और इन्होंने ही हिंदू राष्ट्र की जो राजनीतिक विचारधारा है उसको विकसित करने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो इसलिए ये हिंदू महासभा से रिलेटेड थे। किस चीज़ से जुड़े हुए थे, कौन से संगठन से? हिंदू महासभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, किसका काल भारतीय राष्ट्रवाद का बीज अंकुरण का काल कहा जाता है? यानी इनमें से कौन ऐसी पर्सनैलिटी है जिसके काल को, यानी जिसके टाइम को भारतीय राष्ट्रवाद का बीज अंकुरण काल कहा जाता है? तो ये मैं बता दूं आपको, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिटन। क्या है? लॉर्ड लिटन। क्यों? क्योंकि लॉर्ड लिटन का जो टाइम है वो है 1876 से लेकर 1880 तक, और इस बीच में बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई गई जो काफ़ी भारतीयों के लिए बहुत ज़्यादा दमनकारी थी, उनको एक्सप्लॉइट करने वाली थी। तो यही बात है कि जब आपको एक्सप्लॉइट किया जाता है, आपका शोषण होता है, तो आप चीज़ों के प्रति जागरूक होते हो, ठीक है, और चीज़ों के प्रति अवेयर होते हो, और यहीं से जन्म होता है राष्ट्रवाद का। तो कुछ एक ऐसी नीतियाँ कौन कौन सी थी, जैसे कि अगर बात करें तो ICS जो एग्ज़ाम है उसमें जो न्यूनतम आयु है भारतीयों की वो क्या कर दी थी? 21 थी, 21 से घटा करके 19 कर दी गई, जो कि इंडियंस की डिमांड के बिल्कुल अगेंस्ट थी। इसके अलावा 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था और 1878 का ही शस्त्र अधिनियम था जिससे इंडियंस को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया था। तो ये सब चीज़ें मिलकर ऐसी हो गई कि लोगों में बहुत ज़्यादा राष्ट्रवाद की भावना इससे उत्पन्न होने लगी। इसलिए कहा जाता है कि इसके टाइम में लोगों में राष्ट्रवाद की भावना आई, राष्ट्रवाद का बीजांकुरण हुआ, इसलिए बीजांकुरण काल कहा जाता है राष्ट्रवाद का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव कौन से अधिनियम द्वारा रखी गई? कि भारत में प्रतिनिधि सरकार की जो नींव है वो कौन से अधिनियम द्वारा रखी गई? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। देखिए 1861 का अधिनियम है, इसकी खास बात ये थी कि इसने भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं को लाने का काम किया, और दूसरी बात सबसे पहला ऐसा टाइम था ये, मतलब ये सबसे पहली ऐसी
चीज़ हो रही थी जिसमें भारतीयों को शासन में सम्मिलित किया जा रहा था। किसमें? शासन में सम्मिलित किया जा रहा था। 1861 का जो ये अधिनियम है, इसके द्वारा ही भारतीय संवैधानिक विकास भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है ये वाला अधिनियम भारतीय संवैधानिक विकास में। दूसरा, कानून बनाने का जो, विधि बनाने का जो चीज़ आई थी वो इसी अधिनियम के थ्रू आई थी, यानी इस अधिनियम ने विधि बनाने के काम को भी भारतीयों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाया था, सहयोग दिया था। और तीसरी बात इसमें इम्पोर्टेंट ये थी कि इस अधिनियम ने ही प्रांतीय स्तर की जो विधानसभा है, प्रांतीय विधानसभाओं में विधि बनाने का अधिकार दे दिया था, जिससे कि प्रांतीय स्वायत्ता उनको मिली, प्रांतीय स्वायत्ता की नींव पड़ी, प्रांतीय स्वायत्ता की नींव पड़ी, यानी प्रांतों के पास भी थोड़ी सी पावर आ गई है। जब उनको कानून बनाने की आज़ादी थोड़ी सी दे दी गई है तो पावरफुल तो हो ही गए। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्वाचित प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष, यहाँ पर सिर्फ प्रथम अध्यक्ष नहीं पूछा है, यहाँ पर प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष पूछा है। तो यहाँ पर यूरोपीय अध्यक्ष की बात हुई है तो करेक्ट आंसर जाएगा जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले। और अगर जॉर्ज यूले के बारे में बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फोर्थ अधिवेशन में जो कि कब हुआ था? 1888 में, ठीक है, इसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथियों का विश्वास क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथियों का विश्वास क्या था? तो देखिए यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर लग रहा है आपको? इसका करेक्ट आंसर जाएगा शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीकों में, शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीकों में। क्योंकि कांग्रेस का जो दल था, नरम दल, उसकी सारी पॉलिसीज बहुत ज़्यादा पोलाइट थी, बहुत उदार तरीके से अपनी डिमांड्स रखते थे, ठीक है, अपनी जो मांगे रखते थे वो बहुत ज़्यादा पोलाइट, उदार तरीके से रखते थे ब्रिटिश के सामने, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने। तो इसलिए कहा जाता है कि उनके शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके थे, मतलब जो भी वो अपने डिमांड रखते थे वो बहुत ही आराम से, आंदोलन वगैरह जो भी चीज़ें करनी है, विरोध प्रदर्शन करना है, सब कुछ बहुत आराम से, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से वो किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 7, भारत को औपनिवेशिक स्टेटस दिए जाने की जो मांग है वो किसने की थी? भारत को औपनिवेशिक स्टेटस दिए जाने की मांग किसने की थी? ये की थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और इसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें हुई और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि इन्होंने लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना की, ठीक है, लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना की 1865 में। और इसके अलावा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की भी स्थापना की 1866 में, ठीक है। नरम दल के ये नेता थे दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से एक वक्तव्य को, यानी इनमें से कौन से एक वाक्य से बाल गंगाधर तिलक जो है वो संबंधित नहीं है? किसी भी को इस तरीके का जब क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में आपको ये पहले अपना कंफर्म कर लेना है कि ये चीज़ पूछी है, करनी है या फिर नहीं करनी है। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग सी चीज़ हो जाती है ये। तो इनमें से कौन सा ऐसा वाक्य है जो बाल गंगाधर तिलक से संबंधित नहीं है? तो ये जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा कि वह नरमपंथियों के उद्देश्य एवं तरीकों से प्रसन्न थे, ठीक है। वो बिल्कुल भी इस चीज़ के खिलाफ थे। उनका कहना था कि अगर आप पोलाइट तरीके से ये चीज़ समझाते रहोगे तो फिर आपके डिमांड को, आपकी बात को माना नहीं जाएगा, आपको थोड़ा सा अग्रेसिव होना पड़ेगा अपनी मांगों को मनवाने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा बाकी सारे ऑप्शन सही हैं, यानी उन्होंने मराठी में केसरी और अंग्रेज़ी में मराठा नाम के 2 साप्ताहिक पत्रों को भी प्रारंभ किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में उदारवादी नेताओं में से किसे चांदी की वाणी वाला वक्ता, यानी वो कौन सा वक्ता है, ऐसा कौन सा स्पीकर है जिसको चांदी की वाणी वाला कहा जाता है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ऐसा क्यों कहा जाता था? पहली बात तो ये बहुत उदारवादी थे, ठीक है। दूसरी बात ये थी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जब वो भाषण देते हैं या बात करते हैं तो उनकी जो बात करने का तरीका होता है बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करके बताते हैं चीज़ों को, तो लोग सुनने में मजबूर हो जाते हैं। तो कुछ इसी तरीके की पर्सनैलिटी थे ये, और इनकी बातों को अक्सर लोग सुना करते थे, बहुत प्रभावशाली थे, इनकी जो बातें थी ये काफ़ी अच्छे वक्ता थे। इसके अलावा कह सकते हैं कि जो लॉर्ड कर्जन हैं जिन्होंने बंगाल का विभाजन किया था, वो भी इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे और इनकी प्रशंसा भी की थी और कहा था
कि मैंने आज तक किसी जाति में गोखले जैसा संसदीय परंपराओं का सम्मान करने वाला और पालन करने वाला योग्य वक्ता नहीं देखा है। तो वो है गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी द्वारा किसको अपना राजनीतिक गुरु माना गया? बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी है। तो इसका जाएगा आंसर नंबर बी, जी.के. गोखले, यानी गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी जो थे वो इनकी पॉलिसीज फॉलो करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, गोपाल कृष्ण गोखले किस वर्ष अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने? गोपाल कृष्ण गोखले किस वर्ष अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 1905 में, 1905 में। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। 27 से 30 दिसंबर और ईयर था ये 1905, जगह थी वाराणसी। ठीक है, और कौन सा अधिवेशन था? 21वां अधिवेशन। ठीक है, कौन सा? 21वां वार्षिक अधिवेशन। तो गोपाल कृष्ण गोखले 27 से 30 दिसंबर के बीच में चले वाराणसी में हुए 21वें अधिवेशन में, कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। क्वेश्चन नंबर 12, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था किस चीज़ के विरोध में या फिर किस चीज़ से रिलेटेड है? तो इसका आंसर ए रहेगा, 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में इसको स्टार्ट किया गया था, स्वदेशी आंदोलन को। अब देखिए इस क्वेश्चन में कुछ फैक्ट होते हैं देखने वाले। यहाँ पर सभी को पता है 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। जो लॉर्ड कर्जन था उसने ये विभाजन किया था। तो ये चीज़ें शुरू हुई 20 जुलाई से, 20 जुलाई 1905 से, जब इसकी घोषणा की गई कि बंगाल का विभाजन होगा। घोषणा हुई, अभी इस आंदोलन को चलाने के लिए लोगों को कलेक्ट भी करना था। ठीक है, तो स्वदेश बांधव समिति की स्थापना भी की गई और कुछ ऐसे नेता थे जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष। उन्होंने पूरे देश में स्वदेशी एवं बहिष्कार का प्रचार किया। ठीक है, और आपको पता ही है कि 16 अक्टूबर 1905 में जो ये नियम है, 1905 का जो ये विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन जो हुआ था, ये पूरा प्रभाव में आ गया था। 16 अक्टूबर 1905 में प्रभावी हो गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, बंगाल विभाजन के समय कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? इसका आंसर आप बहुत आसानी से दे सकते हैं आप। इसका आंसर है स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, बंगाल विभाजन जो हुआ था उसका वास्तविक उद्देश्य क्या था? ये पूछे गए हैं सभी क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल विभाजन का वास्तविक उद्देश्य क्या था? तो बंगाल विभाजन का जो वास्तविक उद्देश्य था वो बंगाल में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता की भावना को रोकना था। ठीक है, कैसे? कि बंगाल जो है उसमें वैसे बोला गया था, अगर रीज़न पूछा जाए तो ये बताया गया कि प्रशासनिक सुविधा की वजह से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जो उसका एक्चुअल रीज़न था, जो उसका वास्तविक रीज़न था, वो ये था कि जो बंगाल है वो कांग्रेस की एक्टिविटीज़ का काफ़ी केंद्र बन गया था, तो वो इस केंद्र के रूप में उसको तोड़ना चाहता था, इसलिए उसने उसका विभाजन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 15 है, सन 1909 के एक्ट को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो 1909 का जो एक्ट है वो और किस दूसरे नाम से जाना जाता है, आपको ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार। अब देखिए मार्ले मिंटो सुधार से रिलेटेड कुछ फैक्ट यहाँ पे जानने बहुत ज़रूरी हैं। आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि 1858 का जो अधिनियम आया था उसके थ्रू क्या किया गया था? गवर्नर जनरल का पद हटाकर वाइसरॉय का पद लाया गया था, और फर्स्ट वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पर बात हो रही है 1906 की। ठीक है, 1906 में जो वाइसरॉय है वो चेंज किया गया, लॉर्ड कर्जन को हटाकर उनकी जगह पे लॉर्ड मिंटो को लाया गया। किसको? लॉर्ड मिंटो को लाया गया, भारत का वाइसरॉय बनाया गया, और साथ ही राज्य सचिव नियुक्त किया गया। किसको? जॉन मार्ले को। ठीक है, मार्ले कौन था? राज्य सचिव। तो ये दोनों, ये सचिव था मार्ले और मिंटो वाइसरॉय। तो इन दोनों की जो कुछ पॉलिसीज़ थी जिन पर दोनों लोग एग्री कर गए थे, तो फिर कुछ सुधार के नाम, मतलब उसको एक सुधार का नाम दिया गया, उसको एक क्या कह सकते हैं कि एक एक्ट बनाया गया जिसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा गया। ठीक है, तो ये 1909 का एक्ट था जिसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा गया। ठीक है, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि इसमें कुछ कमियां थी जो कि भारतीयों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, तो ये बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से संबंधित है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकमान्य तिलक, लोकमान्य तिलक। ठीक है, इन्होंने इसकी स्थापना की 1916 में।
पूना में होम रूल लीग की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम, ये आपको ध्यान से देखना है क्वेश्चन, प्रथम महिला अध्यक्ष, सिर्फ यहाँ पर महिला अध्यक्ष बोला गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये रही थी श्रीमती एनी बेसेंट। कौन? श्रीमती एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो थी वो आयरलैंड से थी, ठीक है। और अगर बात करें कि वो कौन से ईयर में बनाई गई थी, तो 1917 का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें इनको अध्यक्ष बनाया गया था। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिनको अध्यक्ष बनाया गया था? तो वो थी सरोजनी नायडू, ठीक है। इनको बनाया गया था 1925 में, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो श्रीमती एनी बेसेंट, अगर प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो श्रीमती सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में महात्मा गांधी को जन आंदोलन का प्रथम अनुभव कब हुआ? मतलब महात्मा गांधी जब भारत आए उसके बाद उन्होंने 1915 में आए थे, उसके बाद सबसे पहला उन्होंने आंदोलन कौन सा किया था? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा चंपारण, बिहार के चंपारण में, ठीक है, बिहार के चंपारण में। और ये जो था ये किसानों से रिलेटेड था। किसानों को सरकार द्वारा नील की खेती के लिए बाध्य किया जा रहा था, तो इन पॉलिसीज़ के अगेंस्ट गांधी जी ने उनका साथ दिया था किसानों का। क्वेश्चन नंबर 19, द्वैध शासन प्रणाली जो है वो राज्यों में कब लागू की गई थी या फिर कौन से अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी 1919 के अधिनियम द्वारा। कब? 1919 के अधिनियम के द्वारा, ठीक है। और इसको हम कह सकते हैं कि ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ब्रिटिश सरकार द्वारा उसके संवैधानिक सुधार से संबंधित था, ठीक है। इसमें क्या हो गया, विषयों का, सब्जेक्ट्स का, प्रांत में जो सब्जेक्ट्स होते हैं, विषय होते हैं, उनके बंटवारे से रिलेटेड था कि कुछ आरक्षित श्रेणी में रखे गए और कुछ हस्तांतरित श्रेणी में रखे गए। दो भागों में इसको बांटा गया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट कौन से वर्ष में पारित किया गया? तो रॉलेट एक्ट पारित किया गया था 1919 में, ठीक है, 17 मार्च 1919 में। और इस जो कानून है, इस कानून को कहा गया था बिना वकील बिना अपील वाला कानून, क्योंकि इसमें क्या होता था कि किसी को जेल में डाल दिया गया है तो उसको वो मुकदमा भी दायर नहीं कर सकता और अनिश्चित काल के लिए उसको सज़ा हो सकती थी। तो बहुत ही ज़्यादा क्रूर ये रॉलेट एक्ट बनाया गया था, जिसका विरोध भी हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, 17 मार्च 1919 में, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चंस हमारे 20 कंप्लीट हो गए, हमने अच्छे से डिस्कस भी कर लिए हैं क्वेश्चंस। और आप इस जो सीरीज़ है इसकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं जाकर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है। आप घर पे रहिए, सेफ़ रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए आराम से, ठीक है। थैंक यू सो मच।